बात करेंगे। तो संक्रमण तत्वों के गुणों में हमें इतने सारे गुण पढ़ने हैं। सबसे पहला गुण हम बात करेंगे उपलब्धता की, कि ये हमें कहाँ से उपलब्ध होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो धातुएं होती हैं वो कहाँ से उपलब्ध होती हैं, आपको जमीन के नीचे से मिलती हैं, खानों से मिलती हैं। तो ये सारी धातुएं भी आपको कहाँ से मिलती हैं, खानों से मिलती हैं। अच्छा, ये बात कर ले कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, संक्रमण तत्वों को दीर्घाकार आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया। तो जैसे दीर्घाकार आवर्त सारणी आप सभी लोगों ने देखी होगी। दीर्घाकार आवर्त सारणी में आप देखोगे थर्ड बी और फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, एट्थ और इसके बाद में फर्स्ट बी, सेकंड बी, इन सभी वर्गों में संक्रमण तत्वों को रखा गया है आवर्त सारणी में। दीर्घाकार आवर्त सारणी में थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, एट्थ, फर्स्ट बी और सेकंड बी, इन वर्गों में संक्रमण तत्वों को रखा गया। इसके बाद में बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देख ही लिया है। इसके बाद में बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी इसकी, धात्विक गुण। तो देखो, जो संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व, इनमें क्या होता है, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश पाता है और इनमें धात्विक बल पाए जाते हैं। कौन से बल पाए जाते हैं, धात्विक बल पाए जाते हैं। धात्विक बल के कारण ये इनका एक परमाणु दूसरे परमाणु से बहुत मजबूती से बना होता है। तो बहुत मजबूती से बने होने के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। यहाँ पर अट्रैक्टिंग पावर इनकी बहुत ज्यादा होती। तो अट्रैक्टिंग पावर बहुत ज्यादा होने की वजह से एक दूसरे से बहुत अच्छे से ये समूलित रहते हैं। इसीलिए ज्यादातर संक्रमण तत्व तो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। कैसे होते हैं ये बेटा, कठोर होते हैं। अब कठोर होने के कारण ये ऊष्मा, जैसे कि आप जानते हो सभी धातुएं जो होती है ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। तो संक्रमण तत्व भी हमारे ऊष्मा तथा विद्युत के कैसे होते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत के कैसे होते हैं बेटा, सुचालक होते हैं, इनके सुचालक होते हैं। इसमें याद रखना कि एक जो पारा है, पारा, देखो सभी धातुएं जितनी भी संक्रमण धातुएं हैं वो आपको ठोस अवस्था में मिलेंगी। किस अवस्था में मिलेंगी, ठोस अवस्था में। सभी संक्रमण धातुएं ठोस अवस्था में मिलेंगी, लेकिन पारा एक ऐसी संक्रमण धातु है जो ठोस अवस्था में ना मिलकर किस अवस्था मिलती है, द्रव अवस्था में मिलती है। तो ये हो गया धात्विक गुण का पॉइंट। अब इसके बाद में चौथे पॉइंट की बात करेंगे, परमाणु त्रिज्या। तो देखिए, परमाणु त्रिज्या एक आवर्ती गुण है। परमाणु त्रिज्या क्या है बेटा, एक आवर्ती गुण है। परमाणु त्रिज्या एक आवर्ती गुण होता है। आवर्ती गुण का मतलब होता है क्रमानुसार या तो बढ़ेगा या फिर क्रमानुसार घटेगा। तो संक्रमण तत्व जो होती है, संक्रमण तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या होती है, ये परमाणु त्रिज्या चूंकि एक आवर्ती गुण है, तो इसको या तो फिर किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, जैसा कि हम लोग परमाणु त्रिज्या में जानते हैं कि आवर्त में, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान निरंतर क्या होता है, घटता है। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए कि जब हम संक्रमण श्रेणी में, किसी भी संक्रमण श्रेणी में, चाहे वो 3D संक्रमण श्रेणी हो, चाहे 4D संक्रमण श्रेणी हो, चाहे 5D संक्रमण श्रेणी हो, चाहे 6D संक्रमण श्रेणी है, अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान घटना चाहिए। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं कि चाहे जिस श्रेणी में, चाहे 3D में या 4D में या 5D में या 6D श्रेणी में, अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान निरंतर नहीं घटता है, पहले घटता है, फिर स्थिर होता है और फिर इसके बाद में बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा संक्रमण तत्वों में दो प्रभाव उत्पन्न होते हैं। संक्रमण तत्वों में कितने प्रभाव लगते हैं, दो। नंबर एक लगता है नाभिकीय आकर्षण, नाभिकीय आकर्षण लगता है, नाभिकीय आकर्षण। इस फोर्स के कारण परमाणु त्रिज्या घटेगी। और दूसरा बेटा लगता है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव के कारण जो परिरक्षण प्रभाव जो ये होता है, ये परिरक्षण प्रभाव ये क्या करता है, नाभिकीय आकर्षण बल का विरोध करता है। देखिए कैसे, जैसे मान लो कोई संक्रमण तत्व की बात की जाए, जैसे स्कैंडियम की ही बात कर ले। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21। अगर हम इसका विन्यास करें, कक्ष वितरण करें तो कैसे करेंगे, 2, 8, 9, 2।
यानी इसके जो 21 इलेक्ट्रॉन है इनको आप 4 कक्षाओं में वितरित करोगे। स्कैंडियम में कुल मिला के कितनी कक्षाएं हैं? 4। तो देखिए स्कैंडियम का जैसे ये न्यूक्लियस बनाया नाभिक, इसमें जितना परमाणु क्रमांक होता है बेटा, किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। तो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है, तो इसके नाभिक में प्रोटॉन कितने होंगे बेटा? 21। और इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसमें इसके बाहर कितनी कक्षाएं बनेंगी? आप देख रहे हो कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 कक्षाओं में वितरित हुए हैं, तो इसीलिए इसके बाहर कितनी कक्षाएं होंगी? 4 कक्षाएं होंगी। अब बात कर लेते हैं परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोष यानी आखिरी कोष के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो जब हम बेटा 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो होता क्या है? बाएं से दाएं जाने पर 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर होता क्या? सबसे पहला तत्व तो स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम है, फिर वैनेडियम है, फिर क्रोमियम है, फिर मैग्नीज है, इसी प्रकार से आगे आयरन है, फिर कोबाल्ट है, फिर निकेल है, फिर कॉपर है, फिर जिंक है। इसका परमाणु क्रमांक 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, इसका 27, इसका 28, इसका 29 और इसका 30 होता है। लेकिन जब इनका किसी का भी कक्ष वितरण करेंगे तो कक्ष वितरण करने पर इसमें भी 4 कक्षाएं होती हैं, इसमें भी 4 कक्षाओं में इसके भी इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, 4 कक्षाओं में इसके भी। सभी के इलेक्ट्रॉनों का वितरण कितनी कक्षाओं में होता है? 4 कक्षाओं में। जैसे हम बात कर लेते हैं जिंक की, तो जिंक का बेटा कितना होता है? 30। अगर इसका कक्ष वितरण करें तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिंक के भी इलेक्ट्रॉन 4 कक्षाओं में ही वितरित हुए। अब हुआ क्या कि इधर से इधर जाने पर कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ी भाई, इसमें भी 4 कक्षाएं, इसमें भी 4 कक्षाएं, सभी में 4-4 कक्षाएं, यानी कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ी। बढ़ा तो क्या बढ़ा? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। देखिए इसका परमाणु क्रमांक 21 है तो इसके नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं? 21। इसका परमाणु क्रमांक 22 है तो इसके नाभिक में प्रोटॉन कितने हो जाएंगे बेटा? 22। इसमें 23 हो जाएंगे, इसमें 24, इसमें 25, इसमें 26, इसमें 27। जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी। और बेटा नाभिक में जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे बाह्यतम कक्षा पर नाभिकीय आकर्षण बल का मान उतना ही अधिक होगा, क्योंकि प्रोटॉनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में रहते हैं, कक्षाओं को कैसा कर देते हैं? ऋणावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश है और कक्षाओं में घूम रहे हैं तो कक्षाओं को कैसा कर देंगे? ऋणावेशित। और प्रोटॉन कहाँ है? नाभिक में। तो नाभिक प्रोटॉनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो नाभिक को कैसा कर देगा? धनावेशित। तो धन आवेश ऋण आवेश को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जैसे जैसे इधर से इधर जाते हैं प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, और जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो बाह्यतम कक्षा पर नाभिक का आकर्षण भी बढ़ेगा। जब नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो नाभिक इसको आकर्षित करेगा बाह्यतम कक्षा को। जब बाह्यतम कक्षा को आकर्षित करेगा तो इसका आकार घटेगा। यानी इधर से इधर जाने पर आप देख रहे हो कि परमाणु क्रमांक में निरंतर वृद्धि हो रही। परमाणु क्रमांक में निरंतर वृद्धि से इसकी कक्षाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही। किसमें वृद्धि हो रही? नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि हो रही। नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि होने के कारण ये बाह्यतम कक्षा को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे आकार इसका घटेगा। क्या होगा? घटेगा। परंतु घटता क्यों नहीं है? घटता इसलिए नहीं है क्योंकि इस कक्षा से पहले जो तीसरी कक्षा है, जरा ध्यान देना, अंतिम कक्षा आपकी चौथी है, इससे पहले जो तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा में भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन, इस पे जो इलेक्ट्रॉन है उन पे भी नेगेटिव चार्ज है और इस कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर भी नेगेटिव चार्ज है, और समान चार्ज होने की वजह से ये इसको प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब इस पर लगने वाले नाभिकीय आकर्षण बल का ये विरोध करेंगे। अब नाभिकीय आकर्षण बल का विरोध करेंगे तो फिर ये घट क्यों जाती है? जैसे इसकी बात की जाए तो यहाँ से सीधे ये घट जाती है, तो ये घटती क्यों है? कारण ये है कि डी जो आपका डी कोष होता है उसमें जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी ये परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा और ये घटेगा।
और जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी वैसे वैसे ये कम होगा, ये बढ़ेगा। तो जरा यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ डी में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें डी में 2 होते हैं, इसमें डी में 3 होते हैं, इसमें डी में 4 होते हैं, इसमें डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ये परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ने लगता है। तो जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर डी में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस समय कौन ज्यादा है बेटा, नाभिकीय आकर्षण ज्यादा है। इसमें 2 है तब भी ये ज्यादा है, इसमें 3 है तब भी ये ज्यादा है। लेकिन जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती है, 5 6 हो जाती है, जैसे ही 4 5 6 हो जाती है वैसे ही क्या होता है, इनके बीच लगने वाला परिरक्षण प्रभाव प्रबल हो जाता है। तो प्रबल होने के कारण वह इस नाभिकीय आकर्षण बल का विरोध कर देता है। जब इस नाभिकीय आकर्षण बल का विरोध कर देगा तो जो इसकी त्रिज्या होगी वहीं पर रुकी रहेगी। और जैसे ही डी में बेटा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं यह प्रभाव इस प्रभाव से ज्यादा हो जाता है, और जब ज्यादा हो जाएगा तो परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ से पहले आकार इसमें घटेगा, यहाँ पर लगभग फिर ये स्थिर हो जाएगा और लास्ट में आते आते एकदम से परमाणु त्रिज्या इसकी बढ़ जाएगी।